इंडियंस, क्या नेपाल के जो लोग हैं वो इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं, वो हेट करते हैं? दोस्तों रिसेंटली मैंने रेडिट पे कुछ कमेंट पढ़े और वहां से पता लगा कि मेजॉरिटी ऑफ नेपालीज जो हैं वो इंडियंस को हेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर अनअवेयर ऑफ इट, यानी इंडियंस को, बहुत सारे इंडियंस को इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो मैंने इस टॉपिक पे थोड़ी रिसर्च करने की सोची और जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि शायद मैं भी उनमें से एक हूं जो इस मुद्दे को लेकर इग्नोरेंट ही थे। 2015 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि क्यों नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। ऐसी दो कंट्रीज जो बहुत बड़ी मात्रा में अपनी बॉर्डर लैंड को शेयर करती हैं, और अगर हम हेरिटेज या कल्चर की भी बात करें तो बहुत सारी समानताएं हैं नेपाल और इंडिया के बीच, फिर भी इतनी ज्यादा हेटनेस है आखिर क्यों? Why Nepalis don't like us? Why Nepalis don't like Indians? रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जो है रंजीत रे, जो कि एम्बेसडर हैं नेपाल के, और उन्होंने ये बुक लिखी थी काठमांडू डिलेमा। और उस बुक में उन्होंने मेंशन किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्या कि 2013 में एक मैच चल रहा था, यानी एक फुटबॉल मैच हुआ था अफगानिस्तान और भारत के बीच में, जो कि हो रहा था नेपाल में। और वहां पर जो नेपाली लोग हैं वो अफगानिस्तान की टीम को चेयर कर रहे थे, ना कि भारत को। और जब भी अफगानिस्तान का गोल होता था तो कहीं ना कहीं भारत को डिस्करेज ही करते थे। तो ऐसा आखिर क्यों था? अपने ही पड़ोसी देश से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि वो ऐसे देश को चेयर कर रहे थे जो कि ना ही उनसे कल्चर में, ना ही लैंग्वेज से, ना ही किसी भी रूप में मेल ही नहीं खाता है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया था कि नेपाली लोग तो इस हद तक बोलते हैं कि अगर कोई थर्ड टीम, कोई भी देश हो, यानी अगर पाकिस्तान भी हो, तो हम उन्हीं को चेयर करेंगे अगर वो भारत के खिलाफ लड़ रहा है। नेपाल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं अपनी हिस्ट्री पर। अगर मैं आपको एक वाक्य बताऊं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो कुछ साल पहले जो है नेपाल के दौरे पर गए थे और उन्होंने यहाँ बोल दिया कि गौतम बुद्धा वॉज अ ग्रेट इंडियन। और ऐसा बोलना था कि जो नेपाल के लोग हैं वो सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि कैसे किसी इंडियन ने गौतम बुद्धा को ग्रेट इंडियन बता दिया। कि इस हेटनेस को समझने के लिए हमें नेपाल की हिस्ट्री में थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि जब नेपाल 200 साल पहले था तो उसका जो मैप था वो थोड़ा अलग था, यानी शिमला का कुछ हिस्सा, देहरादून का और कुछ हिस्सा दार्जिलिंग और सिक्किम का नेपाल के पास हुआ करता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत में आई तो उनको जो है वो पैसे की जरूरत थी। अब उन्होंने तिब्बत पे जब नजर गड़ाई तो तिब्बत जो है वो मिस्टिकल लैंड के नाम से पॉपुलर था और तिब्बत की जो पश्मीना थी वो बहुत ज्यादा महंगी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि क्यों ना हम इनकी पश्मीना को लेकर लंदन में जाके बेचे और वहां से जो है मुनाफा करें। लेकिन तिब्बत तक पहुंचने का जो जरिया था वो सिर्फ नेपाल था। लेकिन अब नेपाल के राजाओं ने बोला कि आप नेपाल कंट्री में घुस नहीं सकते हो, तो ब्रिटिशर्स के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने एक जंग छेड़ दी नेपाल के खिलाफ। और वो जब जंग हुई उसके बाद ये 2 साल तक ये जंग चली, जिसका कोई रिजल्ट तो निकल के नहीं आया, लेकिन यहां पर नेपाल थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद जो था नेपाल ने कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटिश इंडिया को लौटा दिया, जो कि बाद में भारत का हिस्सा ही बन गया। अब उसके बाद एक ट्रीटी भी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सागोली। दोस्तों मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी गोरखालैंड के ऊपर, जहां पर मुझे गोरखा कम्युनिटी का भी प्यार मिला, पूर्वी राज्यों के जो लोग हैं उनका भी प्यार मिला कि वो भी सपोर्ट करते हैं गोरखालैंड को। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ कंट्रीज यानी बांग्लादेश और नेपाल के लोगों ने जो भर भर के नेगेटिव कमेंट्स दिए कि आप कौन होते हैं गोरखालैंड, यानी गोरखा नाम को यूज करने वाले इंडियंस। और वहां से मुझे समझ में आया कि ये हेट आखिर है क्यों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो में भी मुझे नेपाल के लोगों से जो है कमेंट मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ लोगों तक सच पहुंचाने का है, जो भी हमने रिसर्च की है, सिर्फ उस रिसर्च को आगे तक ले जाने का। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम नेपाल के लोगों को किसी भी तरीके से असम्मान पूर्वक देख रहे हैं। हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि हम इंडियंस का करते हैं। तो आपसे एक विनम्र विनती है कि आप इस
वीडियो को पॉलिटिक्स और रिलीजन या कंट्री से थोड़ा दूर रख के लॉजिकल समझने के लिए ट्राई करें। तो चलिए वापस आते हैं नेपाल के ऊपर। तो नेपाल में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहले होता है मदेशी। मदेशी जो है वो थोड़े से इंडियन से मिलते हैं, यानी भारत के लोगों से वो मिलते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत हिंदी बोलनी भी आती है, और जो कल्चर की भी बात करें तो वो भी और खान पान भी थोड़ा बहुत भारत से मिलता जुलता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हिल पीपल, जो कि एक्चुअल में आर्मी से, पॉलिटिशियन से या फिर राजघरानों से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग से ही जो हेटनेस में की बात मैं कर रही हूँ वो वहाँ यहाँ के लोगों से ही मुख्य तौर पर आती है। और तीसरी टाइप के जो लोग होते हैं वो जनजातीय। 1950 तक नेपाल में जो है कोई डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था, यानी सिर्फ राजा का ही राज चलता था। लेकिन जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वहां पर नेपाल में भी इस डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि वो भी कंट्री चाहता था कि कहीं ना कहीं हम भी डेमोक्रेसी को अपनाएं। तो वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा और 10 सालों तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, यानी राजा अभी भी थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी सी जगह दे दी गई थी। 10 सालों तक वहां के जो राजा थे या वहां के जो लोग थे वो ट्राई कर रहे थे कि डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। वैसे तो वहां के राजा उस टाइम भारत में मिलना चाहते थे, यानी नेपाल को पार्ट बनाना चाहते थे इंडिया का, लेकिन हमारे जो नेहरू जी हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और उसके बाद आए किंग महेंद्रा नेपाल में, और आते उन्होंने जो है वो डेमोक्रेसी को खत्म करने का निर्णय ले लिया और उन्होंने बोला कि राजा ही सर्वोपरि है, यानी राजा के पास सारे अधिकार होने चाहिए और इस डेमोक्रेटिक चीज को हमें चेंज कर देना चाहिए। अब इससे जो है नेहरू जी काफी निराश हुए, क्योंकि अभी अभी ही नेपाल में जो नेपाली कांग्रेस थे उसके इलेक्शन हुए थे और वहां पर जो सदस्य थे यानी मेंबर्स थे उस कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने साथ दिया। नेहरू से भी उनकी दोस्ती थी और कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई भी इंडिया में की थी। तो इसके बाद जो नेहरू जी ने काफी क्रिटिसाइज किया था नेपाल को। किंग महेंद्रा रूल में आई तो उन्होंने इन लोगों को, यानी जो ये नेशनल नेपाली कांग्रेस के लोग थे, इन लोगों को एंटी नेशनल कहना शुरू करा और भारतीय दलाल भी, और साथ ही साथ इनको जेल का रास्ता दिखा दिया, यानी जेल में इनको बंद करना स्टार्ट कर दिया। और वहां से जो रिश्ते थे नेपाल और इंडिया के वो हेट में शुरू होने लगे। किंग महेंद्रा थे, उनसे आरएसएस की जो दोस्ती थी वो किसी से भी छुपी नहीं थी, क्योंकि आरएसएस जो थी वो हमारी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी इंडिया में उसके खिलाफ काम करती थी, यानी विपक्ष में थी। अब आरएसएस से उनकी दोस्ती हुई तो वो भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और इसके तहत उन्होंने अपने आप को भी विष्णु अवतार मान लिया था। किंग महेंद्रा के जाने के बाद जो उनका बेटा है वो सत्ता में आया, यानी वो शासन में आया, और ये टाइम था इंदिरा गांधी के शासन का भारत में। अब उस टाइम 1975 में सिक्किम भी भारत में मर्ज हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेपाल थोड़ा सा डर गया था कि अगर सिक्किम मर्ज हो रहा है तो क्या पता इंडिया जो है वो इन्वेशन करके हमारा भी देश जो है वो हथिया ले। और इससे उसने क्या किया, वो चाइना के पास चला गया और चाइना से जो है अपनी मित्रता शुरू कर दी। देखिए रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था नेपाल में कि उनको भी डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और जो स्टार्ट हुआ था 1950 में, और दोबारा जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो 1990 में। उसके बाद 1996 में लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वॉयलेंटली, और उन्होंने बोला कि हमें अब राजा नहीं चाहिए, हमें अपना नेपाल जो है वो एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहा है, और यहाँ पर इंडिया ने उसकी मदद की। तो इंडिया ने 1950 में भी नेपाल की मदद की थी एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए, और 1996 में भी जो हिल वाले लोग थे, यानी कि जो आर्मी हुआ, पॉलिटिशियन हुआ या ज्यादा राजघराने के लोग, वो ये चीज पसंद नहीं कर रहे थे कि नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बने। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया साथ दे रहा था, इंडिया जो था वो इन्वेड कर रहा था उनके अपने इंटरनल अफेयर्स में, तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। और दोस्तों अगर कोई देश अपने खुद के मैटर सॉल्व करने के लिए अगर दूसरा देश कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है तो कोई भी देश हुआ उसे शायद अच्छा नहीं लगेगा, और यहीं से उनकी जो हेटनेस थी वो और ज्यादा बढ़ती रही इंडिया के खिलाफ। और एक ऐसा टाइम आया 2007 में कि नेपाल में नो किंग वाली पॉलिसी जो है वो लागू हो गई, यानी कोई भी किंग नहीं रहेगा नेपाल में। ये जो टाइम था वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन नेपाल पूरी तरीके से अब चाइना की साइड चला गया था, यानी चाइना से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के ऑफर्स आ रहे थे नेपाल के पास, चाहे वो रेलवे लाइंस हो या रोड बनाना हो या फिर किसी सब्सिडी पे साइन करना हो, हर चीज जो है वो चाइना देख रहा था। यहाँ तक कि उनकी जो टीचर्स की सैलरी थी वो भी चाइना से आ रही थी, मेक श्योर करने
के लिए कि नेपाल के लोगों को यानी बच्चों को चाइनीज पढ़ाई जा रही हो। जब नेपाल में राजा वाला युग था तब भी चाइना उसकी हेल्प कर रहा था राजाओं को रूलिंग बनाने के लिए, और अब जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था अब भी चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा था नेपाल को ऊपर उठने के लिए। दोस्तों 2015 में कुछ ऐसा हुआ नेपाल में कि जो ये रिश्ता है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गया, क्योंकि 2015 में अर्थक्वेक आया नेपाल में जिससे उसे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। लेकिन साथ ही साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि वहां पर ये माना गया था कि जो मधेशी लोग हैं उनको गलत तरीके से दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडियन सरकार ने ये बोला था कि ये चीज जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज से जो है वो नेपाल और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब होने लगे। यहां तक कि इंडिया ने ऑफिशियली जो है वो ब्लॉकेट कर दिया नेपाल को, और इससे चाइना ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और नेपाल के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई। रही सही जो कसर है वो इंडियन मीडिया ने पूरी कर दी, जहां पर उन्होंने एक मुद्दे को जो है बहुत ज्यादा हवा दी, और वो मुद्दा ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के उनका कोई लव अफेयर चल रहा है चाइना के किसी रिप्रेजेंटेटिव से, और इस मुद्दे को इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा हवा दी जिससे ये रिश्ता और ज्यादा जो है वो खराब होता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हेटनेस है वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और मीडिया की वजह से ही हुई है। वहां के जो लोग हैं वो भी हमारी तरह ही अपना समझते हैं इंडियंस को। तो आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि जो ये हेटनेस है उसका रीजन क्या है, और क्या ये दोबारा से जो नेपाल के साथ दोस्ती में बदल सकती है, और क्या आप नेपाल के लोगों को किस तरीके से देखते हैं? प्लीज अपनी जो राय है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।